हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट दे रहा था, हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहा था, तो उसी क्रम में फ्रेंड्स आज जीके का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए और सिलेक्शन लीजिए ना, और कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। प्रैक्टिस से ही वनडे एग्जाम में सिलेक्शन होता है, तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ कीजिए, अपने मन से कीजिए। अब इतना पढ़िए जिसका आप अच्छे से रिवीजन भी कर सके ना, क्योंकि देखो पढ़ना आसान है लेकिन याद रखना मुश्किल, इसलिए आपको याद रखना है उसको, और इतना ही पढ़िए जितना आप याद रख सकते हैं ना। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के, और फ्रेंड्स मैं डेली आपको जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस दे रहा हूँ, प्लीज आप देखते रहिए। तो मैं आपको काफी सिलेक्टेड कंटेंट दे रहा हूँ, और ये परीक्षा में आपको मिलने वाला है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने से सिर्फ नहीं होता, इसीलिए ज्यादा बात में विश्वास नहीं रखते हैं। आपको बस मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, तो आप पढ़िए इसको और बस एंजॉय कीजिए सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि किस रूप में। तो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं, इसको बोला जाता है डीडीई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के एक प्रणाली में, यहाँ पे बताना है कि एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा क्या होता है, जैसे फाइल वगैरह होती है, कुछ भी फाइल है, फोटो है, कुछ भी है, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालना जो है वो क्या कहलाता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज शॉर्टकट में बोलते हैं डीडीई, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया था। आपको ये बताना है। संवेदनाहारी कौन सी दवाएं होती हैं जिनको लगाने से बेहोशी आ जाती है, उनको संवेदनाहारी बोलते हैं। फ्रेंड्स कई बार इसका नाम आपको इंग्लिश में लिख के देता है, हिंदी में देता ही नहीं। जो संवेदनाहारी यहाँ पे लिखा उसको लिख देता है एनास्थेटिक लिख देता है, एस्थेटिक। ओके, एनास्थेटिक लिख देता है। तो आपको ध्यान रखना है एनास्थेटिक कौन सी दवाएं होती है। ड्रग लिख देता है, ड्रग, है ना। तो एनास्थेटिक ड्रग या मेडिसिन अगर आपको बोलेगा, एनास्थेटिक ड्रग या मेडिसिन लिखेगा, इसका मतलब क्या होता है? वो संवेदनाहारी की बात कर रहा है जिनको लगाने से बेहोशी आ जाती है। जैसे ऑपरेशन करने से पहले जिस अंग का ऑपरेशन करना होता है उसमें संवेदनाहारी लगा दिया जाता है, उसमें एनास्थेटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, दवाओं का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये बताना है आपको कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था हनाओका शिसु। इनका क्या नाम है देख लेना आप। हनाओका शिसु ये कहाँ के थे? ये जापान देश के थे। आप ध्यान रखना, जापान के। हनाओका, देखो नाम से लग जाता ना, ओका। तो हनाओका शिसु ये जापान देश के थे, इन्होंने संवेदनाहारी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन लिखा है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। ये बताना है आपको। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है ये बताना है। तो निमोनिया आप बताएंगे किसको प्रभावित करेगी। गुर्दे को, गला को, फेफड़े को या यकृत को, किसे प्रभावित करेगी। तो फ्रेंड्स जो निमोनिया है वो किसको प्रभावित करती है? फेफड़े को प्रभावित करती है। और टीबी भी ध्यान रखना, टीबी, है ना, जो टीबी होती है वो भी फेफड़े को प्रभावित करती है। टीबी, जब देखो टीबी, आपको ध्यान होगा ना, जो एंटीना लगा होता था हम लोगों का, एंटीना छत पे लगा होता था ऐसे करके, कुछ पता नहीं किस टाइप का, इस टाइप का ना, एक एंटीना छत पे लगा, जस्ट वेट, चला गया है। हाँ, हम लोगों की छत पे एक एंटीना लगा हुआ करता था जब पहले जमाने में टीवी देखते थे, तो इस तरह का कोई एंटीना लगा रहता था ना। तो देखो जब एंटीना पे कोई चिड़िया फड़फड़ा के बैठ जाती थी, फड़फड़ा यानी कि फेफड़ा, फड़फड़ा के बैठ जाती थी, तो टीवी क्या होती थी? बंद हो जाती थी। तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा जो टीवी होगी किसी इंसान को, टीवी तो फड़फड़ा यानी फेफड़ा प्रभावित होगा, और उसको निमोनिया अगर होगा तो भी क्या होगा? फेफड़ा प्रभावित होगा। यकृत वाला ध्यान रखना। पीलिया पूछता है, कई बार जॉन्डिस पूछता है, पीलिया जॉन्डिस ना, तो पीलिया भी आपको ध्यान रखना। पीलिया जो हो जाएगा, पीलिया किससे हो जाएगी? पीलिया हो जाएगी यकृत प्रभावित करेगा। मतलब अगर किसी को पीलिया हो जाएगा, किसी को जॉन्डिस हो जाएगा, तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत। और अगर किसी को निमोनिया हो जाएगा या टीबी हो जाएगा तो फेफड़ा प्रभावित होगा। ध्यान रखना ना, प्रभावित अंग से क्वेश्चन बनते हैं ना। अगला क्वेश्चन लिखा है 29 नंबर। 29 मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। आपको बताना कि मेंडल को किस रूप में जाना जाता है। तो मेंडल का तो आपने सबने नाम सुना होगा। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, आप सबको पता होगा किसका नियम दिया था? जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं। आनुवंशिकता का नियम दिया था मेंडल ने, आनुवंशिकता का जनक। किसको? जेनेटिक्स मतलब किसकी बात चल रही है? अनुवांशिकता की बात चलिए, अनुवांशिकता, है ना, अनुवांशिकता की बात चलिए। तो अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने हरी मटर पर प्रयोग किया था, ये तो आप सबको पता ही होगा। हरी मटर के पौधे पर अनुवांशिकता का प्रयोग किया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे, इसको ध्यान रखना। ग्रेगर जॉन मेंडल के कई बार पूछता कितने नियम थे, तो इनके 3 नियम थे। जैसे न्यूटन के पूछता, न्यूटन के भी 3 नियम थे, उसी तरह ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी कितने नियम दिए थे?
3 नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, हरी मटर पर प्रयोग किया था। और हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सताइवम, है ना, पाइसम, क्या बोल रहा हूँ, पाइसम, पाइसम सताइवम ना, सताइवम, पाइसम सताइवम, ये नाम है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पूछता है पाइसम सताइवम। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो जान जाना, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। और बात करें अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो आप जान गए आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ देता आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, शब्द का प्रयोग, तो शब्द अगर पूछे, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेटसन। किसको कहा जाता है, बेटसन को। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग अगर पूछेगा तो बेटसन हो जाएगा, लेकिन आनुवंशिकता का जनक पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। आसान सी बात है, ध्यान रखना। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। तो आपको बताना, आत्महत्या की थैली कई बार पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ना, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, है ना, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को, लाइसोजोम यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइसोसोम को बोला जाता है, लाइसोसोम। देखो इसमें लिखा है लाई, और लाई हम लोग किसको बोलते हैं, जो खाते हैं, लाई ना, लाई, बनारस में लाई बोलते हैं ना, लाई। तो लाई क्या है, कोई याद रखना कि आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या। आप सोच लेना कोई इंसान है वो लाई में कुछ जहर वहर मिला के खा लिया, आत्महत्या कर लिया, लाई, तो लाइसोसोम इसका नाम है, ध्यान रखना, लाइसोसोम। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, और जो यहाँ पे नाभिक लिखा हुआ है, नाभिक को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जैसे सारी ग्रंथियों का मास्टर कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसी तरह जितनी भी कोशिका के अंग होते हैं उन सब पर सुपरविजन कौन करता है, उनका मास्टर कौन होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो आप सबको पता होगा जो सबसे नीचे वाला होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, नीचे जो मैं बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो सबसे पहला लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल बोला जाता है। ये होता है ट्रोपोस्फियर, मतलब क्षोभ मंडल। पहला कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, आपको पहला ध्यान रखना हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है, पहला क्षोभ मंडल हो जाएगा। फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा सही से, ओके। पहला कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा पेन मेरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, जस्ट वेट। पहला हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, 1 मिनट, ओके। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहली परत पाई जाएगी ये कौन सी, क्षोभ मंडल की है। और क्षोभ मंडल के अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या पाया जाएगा, समताप मंडल पाया जाएगा। तो इसी जो समताप मंडल है, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो समताप मंडल है, इसी में आप देखोगे कि जो नॉर्मली 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई होगी, लगभग 10 से 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, लगभग 10 से 13 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल ऐसे ऐसे फैला हुआ है। और क्षोभ मंडल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, तूफान होती है, जो ये सारी घटनाएं वो कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में होती है ना, जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा कि 10 से 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल हो गया। फिर आप देखोगे कि 13 के बाद लगभग 50 किलोमीटर तक, 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, समताप मंडल फैला हुआ है। और समताप मंडल में ही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका O3 हो जाएगा, यानी कि ओजोन हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाएगी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। और समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, ओजोन का फॉर्मूला था O3। और ओजोन क्या करता है, मान लीजिए ये ओजोन की परत है, ऊपर से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, छान देता है, जिससे मनुष्य को स्किन की डिसीज से बचा लेता है ना, जो उसको स्किन वाली बीमारी होनी थी उससे बचा लेता है। ऊपर से आने वाली जो ओजोन क्या करता है, ऊपर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को इंसान, मान लीजिए यहाँ पे नीचे इंसान होगा तो उस इंसान को क्या करेगा, बचा लेगी, कौन, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाएगी ओजोन परत ना। ओजोन को मापने की जो इकाई होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है डाप्सन, उसका क्या नाम है, डाप्सन, ठीक है। तो डाप्सन से ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। ओजोन एक परत होती है, उसकी मोटाई को किससे मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। तो ध्यान रखना इन सारी बातों को ना। अगला देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन से, आपको बताना किसका प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना, तो इसको रट लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, केवलर है ना, किसका यूज करते हैं, केवलर का यूज करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 33 नंबर लिखा हुआ है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, किसने तैयार किया था। जो इंडिया गेट बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, न्यू दिल्ली में बना हुआ है ना, न्यू दिल्ली में बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये कहाँ बना हुआ है, न्यू दिल्ली में बना हुआ है, जस्ट वेट, न्यू दिल्ली ना। तो ये हो जाएगा, थोड़ा कम सही चल रहा है,
न्यू दिल्ली ना, तो न्यू दिल्ली में बना हुआ है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को डिजाइन किया था, ध्यान रखना। और अगर आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा ना, मुंबई में हो जाएगा। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा, और इंडिया गेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा इंडिया गेट ना। तो सर एडविन लुटियंस ने इसको क्या कहता है, डिजाइन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, आपको ये बताना है। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है ये बताना है। तो राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। इस पे तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अगला है वह बेरोजगारी, अगला लिखा है वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। आपको ये बताना है, चलिए देखते हैं इसको। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेंगे इसको। यहाँ पे लिखा है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछ रहा है कि जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, मतलब जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, है ना, वहां पर व्यावसायिक मंदी की वजह से स्लो डाउन जब आ जाता है, किसी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, मंदी आ जाती है, तो उस मंदी की वजह से वहां पे जो बेरोजगारी का एक प्रकार पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे फ्रेंड्स बोलते हैं चक्री बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे चक्री बेरोजगारी बोलते हैं। क्यों चक्री बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई चक्र चल रहा था। यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक इंसान, एक ए नाम का इंसान था, और इसने एक सपोज कर लीजिए कि आइसक्रीम की दुकान खोली, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोली ना, और गर्मी का दिन था, ये पूरा एक पूरा क्षेत्र था, गांव था ना, तो इस पूरे गांव के लोगों को सिंपल सी बात है बेचने वाला रहा होगा ना, लेकिन किसी वजह से क्या होगा, जैसे ही गर्मी का समय जाएगा उसके बाद कौन सा आ जाएगा, या फिर गर्मी का समय जाने के बाद एक चक्री बेरोजगारी आने का कारण है, हो सकता है चक्री बेरोजगारी है, क्योंकि अभी तक चक्र सही चल रहा था, मांग हो रही थी, सामान्य मतलब चीजें बेची जा रही थी, तो मांग हो रही थी, तो पूर्ति हो रही थी, तो बेरोजगारी नहीं थी, बहुत सारे लोग काम में लगे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मांग खत्म होगी तो मार्केट में, पूरी मार्केट में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। मंदी आने के कारण कैसी बेरोजगारी आएगी, चक्री बेरोजगारी आएगी। जब दूसरे सीजन आएंगे, ठंडी के सीजन आ जाएंगे, तो यहाँ पे मांग खत्म हो जाएगी, और मांग खत्म होगी तो मंदी आ जाएगी, मंदी आएगी तो क्या होगा, चक्री बेरोजगारी आ जाएगा। तो ऐसा करके आप समझ के रखना, जब कभी मांग कम होती है, अचानक से मंदी आती है मार्केट में, तो कौन सी बीमारी, सॉरी बीमारी नहीं, कौन सी बेरोजगारी हो जाती है, एक्चुअली बीमारी ही है ना, देखा जाए तो बेरोजगारी भी तो एक बीमारी ही है ना। चलिए अगला देखें, मीजोथैल्मिया। मीजोथैल्मिया कैंसर का एक प्रकार है, आपको बताना है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र आपको बताना है, मतलब कौन सा अंग प्रभावित होगा। ध्यान से सुनिए, मीजोथैल्मिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फ्रेंड्स इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़े से अभी आपने निमोनिया पढ़ा था, निमोनिया के साथ आपने टीबी पढ़ा था, तो ध्यान रखना मीजोथैल्मिया एक कैंसर का प्रकार है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और जो सामान्य ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर नामक रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर पूछे तो ल्यूकेमिया होता है ना। और एनीमिया तो आप सब जानते ही होंगे कि आरबीसी की संख्या जब घट जाती है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, घट जाती है, तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। और ल्यूकेमिया क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया काफी खतरनाक होता है, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये ब्लड कैंसर सामान्य नाम है, और ये उसी को साइंस की भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो आपसे पूछा था कि मीजोथैल्मिया कैंसर का एक प्रकार है जो फेफड़े को प्रभावित करता है ना। अगला बताना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, सबको मालूम होगा, 21 जून हो जाएगा। और अगर बात करें 2022 की बात करें, मानवता के लिए योग, इसका जो थीम था 2022 का थीम क्या था, मानवता के लिए योग। किसके लिए, हम बोले मानवता के लिए योग, है ना, मानवता के लिए योग था। 2022 का जो थीम था 21 जून को मनाते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट कब से हुआ था, 2015 से। इस चीज को ध्यान रखना, 2015 से स्टार्ट किया गया था, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल के बाहर, अगला क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है। तो आपको बताना कि क्या कहा जाता है, सौर मंडल के बाहर जो सीरियस नाम का चमकीला तारा है उसको बोलते हैं डॉग स्टार बोलते हैं। और अगर आपसे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ स्टार से संबंधित। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है, तारा है ना, आपसे पूछे पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या कहेंगे, सूर्य कहेंगे। और अगर सूर्य ऑप्शन में ना हो
तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा। मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा ना, सेंचुरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी पिंड कौन सा है? पिंड। तो अगर पिंड पूछेगा फ्रेंड तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रमा, मून हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका मून हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे नजदीकी पिंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम अर्थ क्या होता है? वो होता है मून। और नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ पूछेगा तो क्या होगा? तारा, मतलब नियरेस्ट स्टार क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा अपना। ओके। और यहाँ पे पूछा था कि जो चमकीला तारा होता है सीरियस नामक, उसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है ना। सीरियस को क्या बोलते हैं? डॉग स्टार। और वैसे भी देखो, जो डॉग लोग होते हैं, डॉग लोग वो काफी सीरियस हो जाते हैं थोड़ी देर में। अगर आपको पहचानते नहीं है, आप जैसे उनके पास जाओगे तुरंत वो सीरियस हो जाएंगे, एकदम खतरनाक रूप ले लेते हैं ना। तो सीरियस को भी क्या बोलते हैं? डॉग स्टार बोलते हैं ना। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में स्थान क्या है? तो सिंपल सी बात, आप सबको पता होगा, बृहस्पति प्लैनेट है अपना। सबसे बड़ा क्या है? ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा प्लैनेट हो जाएगा। आप सभी जानते हो, प्लैनेट के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा ना। दूसरा शनि होता है, पहला बृहस्पति होता है। और बृहस्पति का एक उपग्रह है, सैटेलाइट, जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। थोड़ा सा इसका नाम ध्यान रखना, गैनीमेड। और गैनीमेड जो है फ्रेंड्स, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, अभी तक जितने खोजे गए सबसे बड़ा क्या है? सैटेलाइट है, सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछे सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो बृहस्पति का है, और उसका नाम क्या है? गैनीमेड। और जो शनि का, उसका क्या नाम है? टाइटन नाम है, टाइटन। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन है। और मंगल के उपग्रह का नाम है डीमोस और फोबोस। डीमोस और फोबोस, ध्यान रखना। डीमोस और क्या नाम है? फोबोस, दो हैं, डीमोस फोबोस। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मंगल के, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा, भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आप सबको पता होगा, समुद्री मार्ग की खोज किस, मतलब ये पूछ रहा है कि भारत की खोज किसने की थी? आप सबको पता है, 1498 वास्को डी गामा। 1498 में भारत की खोज इन्होंने किया था। और कहाँ पहुंचे थे? केरल के कालीकट पहुंचे थे। और किसने इनका स्वागत किया था? केरल के कालीकट में, कालीकट बोल रहा हूँ ना, कालीकट। तो केरल के कालीकट में इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने इनका स्वागत किया था ना। वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया था केरल के कालीकट में ना। कहाँ से आए थे भाई साहब? पुर्तगाल से आए थे। और भारत की खोज 1498 में की थी। अगला क्वेश्चन लिखा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? आपको ये बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1897 में। और कहाँ पे हुआ था? अगर वर्तमान में बोले हम लोग तो बोलेंगे ओडिशा है। जस्ट वेट, हम लोग अगर वर्तमान में बोले फ्रेंड्स तो बोलेंगे, कहाँ पे बोलेंगे? ओडिशा बोलेंगे। जस्ट वेट यार, पेन थोड़ा सा, ओडिशा ना, क्या बोलेंगे? ओडिशा बोलेंगे। ओडिशा के कालीकट में होता है। ओडिशा के कालीकट, ओडिशा में कहाँ पे? सॉरी, कालीकट नहीं, ओडिशा के कटक में ना। कालीकट ऊपर वाला याद आ रहा है, कटक ना। ओडिशा के कटक में हुआ था। और ओडिशा की अगर हम लोग बात करें, ओडिशा की अगर हम लोग बात यहाँ पे करें फ्रेंड्स, तो जो है वो ये जो ओडिशा है, और ये ओडिशा जो है उस समय बंगाल के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? बंगाल के अंतर्गत आता था। तो अगर तत्कालिक समय की हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखोगे तो ओडिशा के कटक में जो है इनका जन्म होता है। और कब होता है? 23 जनवरी के दिन होता है, 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम, ध्यान रखना। तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जो है हैप्पी बर्थडे होता है। और सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे को हम लोग किस तरह से मनाते हैं? पराक्रम दिवस की तरह से मनाते हैं ना। तो 23 जनवरी हो जाएगा पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का हैप्पी बर्थडे। और अगर यहीं पे आपसे 24 जनवरी पूछ देता है, 24 जनवरी, तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो गलत मत करना, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके। और अगर भारत वाला पूछेगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछेगा, तो 24 जनवरी हो जाएगा। मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो हैप्पी बर्थडे है उसी के एक दिन के बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के एक दिन बाद मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, फटाफट से इसको खत्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 नंबर, ठीक है। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ये बताना है। तो भारत रत्न नहीं दिया गया। अगर देखो भारत रत्न की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। और भारत रत्न स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1954 से, 1954 से स्टार्ट किया गया, 1954। और सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और एस राधाकृष्णन, इन तीन लोगों को 1954 में दिया गया था। सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और एस राधाकृष्णन, इन तीन लोगों को दिया गया था फ्रेंड्स पहली बार 1954 में, जब भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टार्ट किया गया था।
सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन को दिया गया। और पूछ रहा कि दिए गए ऑप्शन में से किसको नहीं दिया गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा सचिन तेंदुलकर, आप सबको मालूम ही होगा। खेल के क्षेत्र के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन उस अपने नियमों को तोड़कर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में दिया गया। फिर लता मंगेशकर की अगर हम बात करें, सिंगर है, इनको क्या बोलते हैं, इनको स्वर कोकिला कोकिला बोला जाता है, स्वर कोकिला। और इनको क्या बोला जाता है, स्वर कोकिला। इनको दिया गया था 2001 में दिया गया था भारत रत्न 2001 में। और बात करें हम लोग मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था। और बात करें सत्यजीत रे की, तो इनको भी मिला था 1992 में। 1992 सत्यजीत रे को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद जी को, जो इनका ये ध्यान रखना, ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना, मेजर ध्यानचंद को। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, आपको ये बताना सदिश राशि। तो सदिश राशि कोणीय गति हो जाएगी, बाकी आप देख के ऑप्शन काट भी सकते हो। समय जो है सदिश है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो समय में होती नहीं है, और ऊष्मा में भी बिल्कुल नहीं होती है, और फिर कार्य में भी नहीं होती है। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो कट जाएंगे। कोणीय गति जो है वो एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, आपको बताना डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होती है, पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक कब होता है, आपको ये बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। पानी का घनत्व जो है फ्रेंड्स, वो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है ना। और जब घनत्व ज्यादा होगा तो जो वॉल्यूम होगी, जो आयतन होगा, वो क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है। और अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी यानी कि घनत्व सबसे ज्यादा होता है, घनत्व सबसे ज्यादा, और आयतन सबसे कम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब 0 से लेके 0 डिग्री से 10 डिग्री तक पानी को गर्म किया जाता है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम जो है 4 डिग्री पे, हम लोग जब 4 डिग्री पे आते हैं तो वॉल्यूम पाते हैं, क्या पाते हैं, सबसे कम होता है, वॉल्यूम सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब घनत्व होगा तो आयतन कम हो जाएगा। इसका मतलब जब 0 से 4 की तरफ जाए तो पहले घटता है, और फिर जब इधर आगे बढ़ेंगे 4 से आगे, तो फिर क्या बढ़ता है। तो ध्यान रखना, ये पानी का अपना स्पेशल फीचर है, ऐसा इसका गुण है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे इसको। तो पहले 0 से 4 तक पहले घटता है, और फिर 4 के बाद बढ़ता है। जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अगर उनके निर्वाचन की हम लोग बात करें, तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका निर्वाचन कौन करेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।